गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारी क्लास में हम पढ़ेंगे कॉटन यानी कपास। ये एक ऐसा रेशा है जिसको ये विश्वव्यापी रेशा है, ये यूनिवर्सल फाइबर कहलाता है और हर घर की एक वस्तु है। और ख़ासकर भारत में, जहाँ पे उत्तर भारत में आपने देखा होगा हर तरफ गर्मी ज़्यादा पड़ती है, तो ऐसी जगह पे हम सूती वस्त्रों का ज़्यादा प्रयोग करते हैं। ऐसा ये सिद्ध हो चुका है कि भारत ही कपास की जन्मभूमि रही है। भारत में अत्यंत प्राचीन काल से ही सुंदर और श्रेष्ठ वस्त्र बनाए जाते थे। मोहनजोदड़ो की खुदाई में एक चांदी के पात्र के चारों ओर कपास सटी हुई प्राप्त हुई। इससे प्रमाणित होता है कि भारत में कपास का उत्पादन बहुत पुराना, यानी हमारी खुदाइयों से मिला है कि बहुत पुरानी कई शताब्दी पहले, कई सहस्राब्दी पहले भी ये काम कपास का उत्पादन होना शुरू हो गया था और यूरोपीय देशों में ले जाए जाते थे और वहाँ इतनी लोकप्रियता बढ़ी भारत के उत्पादन की, वस्त्र उत्पादन की, यानी भारत के कपास के उत्पादन की, कि आपने देखा है कि पूरा एक इतिहास गढ़ गया। जो सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे देश में आई थी, वे कपास की खोज में ही आए थे। और क्योंकि ब्रिटेन में, यूरोप में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो चुका था, मशीनें हो गई थी, लेकिन उनके पास कपास नहीं था और इसी वजह से उन्होंने पहले ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे देश में आई और व्यापार के उससे आई, लेकिन उनको यहाँ पे आके लालच बढ़ा और उन्होंने धीरे धीरे यहाँ पर राज करना शुरू किया, जो एक अपने आप में इतिहास है भारत का। तो कपास की हम आगे बात करते हैं कि कपास का प्रोडक्शन यानी कि उत्पादन कैसे होता है। साधारण पौधों की तरह होता है। आप देखेंगे अलवर के आसपास भी आपको झाड़ी नुमा पौधा, काफ़ी कपास की खेती होती है गर्मियों की जगह पर। यहाँ की उष्ण कटिबंधीय जलवायु में पैदा होता है। यहाँ पे रेतीली मिट्टी इसके लिए उपयुक्त रहती है, काली। और कपास को ज़्यादातर अगर हम मोटे अक्षरों में समझें तो कपास के लिए नमी भी चाहिए और तेज़ गर्मी भी चाहिए, पर्याप्त सूर्य प्रकाश और नमी यानी आर्द्रता भी चाहिए। बीज बोना, कपास का बीज कतार में बोने चाहिए। प्रारंभ में अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है और बड़ा होने पे इसको अधिक वर्षा की आवश्यकता नहीं होती, जैसा कि राजस्थान का मौसम रहा है। कपास के पौधे की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये बीज बोने के 15 दिन बाद अंकुरित हो जाता है, 5 से 7 इंच लंबा हो जाता है। उसके बाद इसकी गुड़ाई की जाती है। तत्पश्चात सबसे पहले जो फूल निकलते हैं, कुछ सप्ताह बाद यानी 3 सप्ताह बाद पीले और सफ़ेद रंग के फूल निकलने लगते हैं, जो पहले बाद में धीरे धीरे गुलाबी और तत्पश्चात लाल रंग के हो जाते हैं और धीरे धीरे इनकी पत्तियां झड़ने लगती हैं और बीजयुक्त कोए रह जाते हैं, जो अंदर जो सफ़ेद कपास भरी रहती है, धीरे धीरे पत्तियां झड़ने लगती हैं। जब कोए 1 से 1.5 इंच लंबे हो जाते हैं और बड़े होकर कपास का यानी कॉटन बॉल जैसे बनने लगते हैं, तो यह पौधा पूर्ण विकसित अवस्था में 3 से 6 फीट लंबा हो चुका होता है और इस कपास रेशे बाहर निकाल लिए जाते हैं और इन्हें एकत्रित कर लिया जाता है। कपास के रेशे की और आप अगर देखेंगे फिर इनको इकट्ठा करके इनको जिनिंग मिल्स यानी कि फैक्ट्रीज में भेजा जाता है, जहाँ पे कपास के रेशे से कपास के पोनियाँ बनाई जाती हैं और फिर धागे बनाए जाते हैं। पिछली कक्षा में हमने रेशों की कई सारी भौतिक विशेषताएं पढ़ी थी, तो अब हम एक एक कपास के रेशे की भौतिक विशेषताएं सबसे पहले देख लेते हैं। कपास का मुख्य भाग सेल्यूलोज का होता है। आपने 6th-7th क्लास में 2 तरह के आपने पढ़े थे, आपने सेल्स पढ़े थे, जिसमें कि मानव कोशिका, पादप कोशिका और जांतव कोशिका। तो पादप कोशिका और जांतव कोशिका में सबसे पहले आपने अंतर यही पढ़ा होगा कि वह कोशिका होती है जिसमें कि मानव, जो जांतव या मानव, जो किसी को भी मान लें आप, जांतव कोशिका में सेल्यूलोज नहीं होता और केवल एक पतली सी सेल वॉल होती है और यहाँ पे एक सेल्यूलोज भरा हुआ होता है सेल वॉल और उसके अंदर कोशिका के अंदर, और सेल्यूलोज सेल वॉल के चारों तरफ होता है। इसीलिए जांतव कोशिका और मानव कोशिका का सबसे बड़ा अंतर यही है कि जांतव में सेल्यूलोज नहीं होता और मानव पादप कोशिकाएं, जितनी भी पेड़ पौधों से प्राप्त कोशिकाएं हैं, उनमें सेल्यूलोज होता है और उनमें जल का अंश ज़्यादा होता है। इसी वजह से हम ये कहेंगे कि कपास यानी जितने भी पादप हैं, चाहे लिनन कह लो, चाहे जूट कह लो, ये सभी क्या कहलाते हैं, आपको पादप कोशिकाएं
से बने हुए सेल्यूलोजिक रेशे। इसके अलावा हम सबसे पहले अगर देखेंगे तो आप ये देखिए, आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, अनुवीक्षण यंत्र यानी कि माइक्रोस्कोप में अगर हम देखें तो कपास का रेशा आपको एक थोड़ा सा चपटा, जैसे आप फीता यानी आप बल खाया हुआ फीता या आप जो सूतली देखते हैं घर में या आप रस्सी देखते हैं, तो वैसा ही अगर आप खोलेंगे तो रेशा भी वैसी उसी प्रकार का होता है। हल्की हल्की सी इसमें घुमाव होती है और ये नली के समान होता है। जैसे नली के अंदर पानी भरा होता है या रस भरा हुआ होता है, बिल्कुल वैसा ही इसके अंदर सेल्यूलोज भरा होता है। जब ये पक जाता है तो इसका रस सूख जाता है और नली एकदम सूखी सी हो जाती है, फीते की तरह दिखती है। इसमें कोई प्राकृतिक चमक नहीं होती और ना ही लचक होती है। कपास का रेशा अक्सर लंबाई में आप देखेंगे बहुत छोटा 2 या 3 सेंटीमीटर का होता है और साधारणतः कोयों वाली जो कपास होती है उसका व्यास अत्यधिक सुंदर होता है। व्यास यानी घुमाव, क्योंकि उनको आप जब स्पिनिंग पढ़ेंगे तब मैं आपको पढ़ाऊंगी कार्डिंग, कोम्बिंग, ये सब विधियां होती हैं जिनसे, जैसे कोम्ब यानी कि जैसे अपने बालों को हम कंघी करके सुलझाते हैं, वैसे ही कोम्बिंग करके इन रेशों को सीधा किया जाता है ताकि इनमें ऐंठन दी जाए। क्योंकि ये बहुत छोटे होते हैं तो इनसे धागा बनाने के लिए इनको आपस में जोड़ना ऐंठन द्वारा जोड़ा जाता है। फिर रंग आपने देखा होगा, प्राकृतिक रूप से आप जब भी कभी बाजार में से निकले होंगे, अब सर्दियों का समय है तो आप देखेंगे आप रुई वाले के यहाँ पर या जो रजाई गद्दे बनाने वाले होते हैं उनके यहाँ पर आपको एक पीले से रंग की, थोड़ा सा क्रीम कलर की, प्राकृतिक रूप से सफ़ेद रंग की जो इसको कहते हैं, आपको कपास रखी हुई मिलेगी। और एक आप मेडिकल की दुकान पे जाते हैं तो वहाँ पे आपको एक अलग प्रकार की कपास मिलेगा, जो कॉटन की, जो आप चोट लगने के ऊपर मेडिकेटेड कॉटन जिसको कहते हैं, तो आप उसको इस्तेमाल करते हैं। तो आपने देखा होगा एक रजाई की रजाई का कपास और एक मेडिकेटेड कॉटन, दोनों में बहुत अंतर है क्योंकि दोनों को ब्लीच, उसमें जो प्राकृतिक रूप से सफ़ेद कपास है उसमें ब्लीच करके उस मेडिकल वाली कॉटन को बनाया जाता है। तो इसकी सफाई की जाती है। जब इसको प्राकृतिक रूप से लेते हैं तो इसमें फूल, पत्ती, काफ़ी सारी गंदगी होती है, काफ़ी धूल मिट्टी में ये सना हुआ होता है, तो इनको बहुत अच्छे से धुलाई की जाती है और धुलाई के बाद साफ़ करके इनको स्पिनिंग के लिए भेजा जाता है और इनको ट्विस्टिंग दी जाती है यानी ऐंठन दी जाती है। ऐंठन का सबसे अच्छा मैं आपको एग्जांपल दूंगी कि आपने देखा होगा जब दिवाली आई थी तो आप सबने घर में रुई की बत्तियां बनाई हुई, तो बत्तियों को 2 हाथों से हम बीच में दबाकर और ऐंठन देते हैं। वही कार्य ऐंठन वाला, एक हाथ आपका देखा होगा लेफ्ट की तरफ मुड़ता है और दूसरा हाथ आपका राइट की तरफ मुड़ता है, तभी वो बत्ती बनती है, ऐंठन होती है। ये ऐंठन एक तरह से अगर आप देखे जाए जब मशीनों से करते हैं तो वो भी इसी प्रकार से करते हैं। कपास का रेशा का स्थान मध्य कहेंगे अगर हम मजबूती के हिसाब से, ना बहुत ज़्यादा मजबूत और ना कमज़ोर, ये कमज़ोर भी नहीं होता, और ना लिनन की तरह। लिनन सबसे मजबूत प्राकृतिक रेशा है और ऊन सबसे कमज़ोर प्राकृतिक रेशा है। तो ऊन जितना कमज़ोर भी नहीं है और लिनन जितना मजबूत भी नहीं है, बल्कि जब ऊनी सूती कपड़ों को जब पानी में भिगोते हैं तो इनकी गीली दशा में इनके रेशे और मजबूत होते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा चादरें होती हैं या आपकी यूनिफॉर्म होती थी या कोई भी सूती कपड़ा होता है ओढ़ने की होती है, आपकी मम्मी इनको भिगो देती हैं धोने से पहले, तो भीगने के बाद ये कमज़ोर नहीं पड़ते बल्कि भीगने से ये और मजबूत होते हैं। और जो प्रक्रिया मैंने आपको बताई थी कि जो हल्की सी पीलापन लिए हुए क्रीम कलर की कॉटन से जो ब्लीच की हुई कॉटन होती है, वो जो प्रक्रिया, सफाई की जो प्रक्रिया होती है उसे कहते हैं मर्सराइजिंग। ये हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। ये एक प्रकार की परिसज्जा है जो कपास को दी जाती है। तो यह मर्सराइजिंग प्रक्रिया आप देखेंगे कि कपास को बल्कि मजबूत और बनाती है। तो जो आप रजाई वाली ऊन रुई देखेंगे और जो आप मेडिकेटेड कॉटन जो हम अपने घरों में रखते हैं, चोट लगने के पर लगाते हैं, वह कॉटन और जो रजाई वाली कॉटन है, दोनों में आप अंदर देखेंगे दोनों की मजबूती में भी फ़र्क होता है। मेडिकेटेड कॉटन ज़्यादा मजबूत होती है। एब्जॉर्बेंसी तो आप जानते ही हैं, कपास 60% आंकी गई है, यानी कि सबसे अच्छी, लगभग माने तो हम 60% तो किसे कहते हैं आप, एब्जॉर्बेंसी, अब नमी सोखने की क्षमता है। और इसीलिए गर्मियों में ये वस्त्र बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि हम गर्मियों में इनको पहनते हैं तो हमारा पसीना सोखता है
और हम बहुत अच्छे से इनमें अपने आप को कंफर्टेबल फील करते हैं। तो ऐसे ही जब ये पसीना भी सोखता है तो ऐसे ही ये रंग को भी एब्जॉर्ब करता है। आपको मैंने बताया था हीट कंडक्टिविटी यानी ताप का संचालक और कुचालक। तो ये ताप का संवाहक है, अच्छा संवाहक है, क्योंकि लकड़ी, मैं आपको पिछली क्लास में एग्जांपल दिया था कि जब हमको करंट लगता है, क्योंकि हम जानता हुए एक तरह से, तो हमारी कोशिकाएं, तो हमको जल्दी करंट लगता है क्योंकि हम कुचालक हैं ताप के और विद्युत के या ताप के कहने। और जो लकड़ी है जानता है वो पादप है, और इसीलिए लकड़ी हो चाहे कपास हो, ताप का अच्छा सुचालक है। इसी वजह से हमको गर्मियों में सूती कपड़े पहनने में आराम मिलता है, क्योंकि हमको गर्मियों में जो शरीर की हमारी गर्मी बनती है और शरीर में जो हमारे विद्युत संवाहकता बढ़ती है वो हमारे को आराम दिलाती है। सूखी ड्राई हीट यानी कि सूखी, जब हम सूखी गर्मी सहन करने की क्षमता है। आपने देखा होगा जब हम प्रेस करते हैं, जब हम आयरन करते हैं, तो आयरन के ऊपर बिजली की जो इस्त्री होती है उसके ऊपर आपने देखा होगा एक गोला सा बना हुआ होता है, रेगुलेटर जिसको कहते हैं। उसमें आप अगर देखेंगे तो सबसे कम नायलॉन, उसका जो टेम्परेचर बर्दाश्त करने की क्षमता है वह नायलॉन की है, फिर उसके बाद सिल्क की है, फिर उसके बाद ऊन की है, और उसके बाद कॉटन है, और फिर लिनन है। तो कहने का मतलब ये बहुत अच्छी गर्मी या सूखी गर्मी, या आप इस्त्री जब करते हैं, प्रेस करते हैं, तो ये सहन कर सकता है। इसी प्रकार सूर्य के प्रकाश को भी बहुत तेज़ धूप में रखेंगे तो ये निर्बल पड़ेगा, लेकिन ये आमतौर पे आप इसको आराम से खुली धूप में या हवा में सुखा सकते हैं। इसमें इलास्टिसिटी यानी कि तन्यता यानी कि लचक, यानी जो आप कहते हैं उस किसी भी चीज़ को खींचकर वापस अपनी क्षमता में आने की गुणों का इसमें अभाव होता है। इसीलिए आप देखते हैं सूती कपड़ों को जब हम उठते बैठते हैं तो यह इनमें सलवट पड़ जाती है और आपको इनको अगले दिन इस्त्री करना पड़ता है। यही है, इसे कहते हैं प्रत्यास्था। और फिर होता है फ्रिक्शन, यानी कि अगर हम इन्हें रगड़ते हैं, आपस में धोते समय रगड़ते हैं, तो इनकी शक्ति यथावत बनी रहती है, खराब नहीं होते। लेकिन इन श्रिंकेज जिसे कहते हैं कि सिकुड़ना, यह बहुत ज़्यादा होती है। सिकुड़ने की ये जितनी जल्दी आप इनको पानी में इनको डुबो के रखोगे तो इनके रेशे क्या होते हैं, सिकुड़ जाते हैं। और इसी वजह से जब भी आप सूती कपड़े कभी सिलवाएं तो पहले आप इनमें श्रिंकेज की जो परिसज्जा है, यानी संकुचन प्रतिरोधकता, इसमें इनको पहले परिसज्जा दे देनी चाहिए, या हमको पानी में भिगोकर सिकोड़कर फिर उनको सिलने डालना चाहिए। क्लीनिंग, क्षार, आपने स्कूल में पढ़ा होगा क्षार और अम्ल, तो क्लीनिंग बहुत अच्छी की जा सकती है क्षार और अम्ल से। क्षार से यह कास्टिक सोडा, आप देखते हैं घर में जो कपड़े धोने के साबुन है, इनसे आप आराम से धो सकते हैं। आप इनको इनमें आप अम्ल का उपयोग ना करें, क्योंकि यह पादप कोशिका से बना हुआ है, और अगर इसमें अम्ल डालेंगे तो पादप कोशिका खराब हो जाएगी। कपास में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पाया जाता है, इसीलिए इनमें तेजाब के घोल की शीघ्र प्रतिक्रिया होती है। इसीलिए हमें इनको एसिड से या हमें कपड़े धोने वाले उनसे मतलब अम्लीय, क्षारीय और अम्लीय उनसे नहीं धोना चाहिए। कपास का रेशा बहुत अच्छी हम एल्कली यानी कि साबुन से हम अच्छे से धो सकते हैं, और इनमें बैक्टीरिया का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये बहुत फफूंद वगैरह इनमें अवश्य लग जाती है क्योंकि ये पादप कोशिका से बने हैं, लेकिन इनमें कोई कीड़े मकोड़े नहीं लगते। रंग आपको मैं अभी बता चुकी हूँ, बहुत अच्छा रंग का प्रभाव होता है, और ऐसे ही इनमें ब्लीच का भी बहुत अच्छा प्रभाव होता है, क्योंकि जब मर्सराइजिंग की जाती है तो अपने आप में पीली जो हमारी क्रीम कलर की कॉटन, गंदी कॉटन होती है, उसको ब्लीच द्वारा ही इसको सफाई की जाती है, चमकाया जाता है। धन्यवाद।